अनिल सर से बातचीत कर ली जाए। लाइए जरा स्क्रीन पे ग्राफिक्स जो कल कंपनी ने अपने टोल कलेक्शंस, ग्रॉस टोल कलेक्शंस दिसंबर मंथ का अपडेट शेयर करा था। गणित करूं तो ईयर ऑन ईयर दिसंबर मंथ में 11.7% का जंप है। दूसरी तरफ इससे पहले एक वो टीओटी मेजर ऑर्डर उड़ीसा में सिक्योर करा, वो भी अपडेट आया हुआ है। तो अनिल सर से सब पे बातचीत करूंगा। सबसे पहले अनिल सर, ये जो 11.7% है, मोटा मोटी पकड़ लीजिए 12% का जंप है। अब तो हम लोग एग्रीगेट रिपोर्ट करते हैं, आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स भी और हमारे दोनों इन्विट्स भी, ये सब मिल के आंकड़े पेश करे जा रहे हैं, है ना? या फिर ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के उस इन्विट्स में स्टेक है, उस हिसाब से एडजस्ट करके रिपोर्ट हो रहा है, या फिर ग्रॉस ही नंबर है तीनों का? धन्यवाद आशीष जी। ये नंबर जो है ग्रॉस है, बिकॉज इससे क्या एक समझ में आता है कि मतलब आपका टोल ग्रोथ, टोल की रेवेन्यू कैसे ग्रोथ हो रही है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, डब्ल्यूपीआई से मतलब हमारा टैरिफ हर साल 1 अप्रैल को बढ़ता है और डब्ल्यूपीआई बहुत बिनायन है। डब्ल्यूपीआई लो होने के बावजूद भी अगर 11-12% की ग्रोथ आ रही है और वो कंसिस्टेंटली आ रही है, अगर आप लास्ट 3-4 महीने ट्रैक करेंगे तो ग्रोथ जो आ रही है मतलब खास करके टोल कलेक्शन में, ये पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है और अक्रॉस स्टेट आ रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्रोजेक्ट में, कुछ स्टेट में आ रही है, कुछ स्टेट में नहीं आ रही है। तो आई थिंक दैट शोज द रेजिलियंस ऑफ द इकोनॉमी एंड ओवरऑल ट्रैफिक ऑन द कॉरिडोर इज वेरी गुड एंड वो कंटिन्यू होता हुआ भी दिख रहा है। तो फिर मेरा अगला सवाल तो यही था कि अनिल सर, हमारी बातचीत नहीं हुई थी, अक्टूबर ऑनवर्ड्स तीनों एंटिटीज के टोल कलेक्शंस शायद एक साथ रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मेरा अगला सवाल तो वही था कि ऐसा करने की कोशिश क्यों करी थी? तो एक्चुअली शेयरधारकों को या सबको, मार्केट्स को समझ में आए तीनों एंटिटीज के साथ ग्रॉस टोल कलेक्शंस कहाँ जा रहे हैं। तो फिर अनिल सर, हम तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से, हम आईआरबी इंफ्रा के शेयर होल्डर्स इन नंबर्स को कैसे रीड करें? मेरे स्टेक्स को एडजस्ट करूं तो मेरा लॉजिकली वो आंसर क्या होगा? ये टोल कलेक्शन आंकड़े कैसे हैं हमारे लिए? तो अगर मतलब मेरे स्टेक को देखेंगे तो भी मतलब पास्ट में भी मेरा स्टेक सेम था और अभी भी मेरा स्टेक सेम है। तो अगर मैं प्राइवेट इन्वेट का मतलब लास्ट 51% हम ओन करते हैं और बैलेंस जीआईसी 25% है। ग्रोथ तो वही रहेगी ऐसा, मोटा मोटी ग्रोथ तो सबके वैसे भी फिर 11.7% रहेगी। ग्रॉस नंबर रिड्यूस हो रहा होगा, ग्रोथ वही है। यस, ग्रोथ तो वही आएगी। अच्छा, ये तो 12% ग्रोथ का नंबर, इसका ब्रेकअप, एक सटल हिंट आपने दी, क्योंकि मेरा सवाल एक्चुअली वही था कि ट्रैफिक वॉल्यूम्स और दूसरा टोल रेट जो रिवाइज होंगे उनके बीच में ब्रेकअप, वो ब्रेकअप कहां खड़ा हुआ है? और जब आप इसी का पार्ट 2, ये आपसे डिड्यूस कर रहा हूं, आप कह रहे हो हमारा एनुअल टोल इंक्रीज डब्ल्यूपीआई से लिंक्ड है, तो एनुअली मान लीजिए अगर अप्रैल में होता है तो मार्च में जो भी डब्ल्यूपीआई का नंबर होता है या फिर एवरेज पूरे साल का डब्ल्यूपीआई का नंबर होता है, उससे एडजस्ट होता है। ये मैथमेटिक्स वर्क कैसे करती है, ये भी समझाइएगा। यस, तो ये जो टैरिफ रिवीजन होता है 1 अप्रैल से होता है, 3% फिक्स रहता है और 40% डब्ल्यूपीआई का मिलता है। तो डब्ल्यूपीआई जो दिसंबर की डब्ल्यूपीआई होती है पूरे साल की, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो एवरेज डब्ल्यूपीआई हो गई, या तो आप मतलब लास्ट ईयर से करंट ईयर कंपेयर कर लीजिए तो भी मतलब वो सेम ही नंबर आएगा। तो उस जो ग्रोथ रहेगी डब्ल्यूपीआई में, वही उसका 40% टोल टैरिफ में मिलता है। तो 3% फिक्स प्लस 40% ऑफ द डब्ल्यूपीआई, उस हिसाब से टैरिफ रिवीजन होता है। तो लास्ट ईयर डब्ल्यूपीआई बिनायन था, तो जो टैरिफ ग्रोथ हमें मिली थी दैट वाज मतलब रफली मतलब 3.3% के आसपास मिली थी। तो कंसिडरिंग दैट अगर मैं मतलब वो 3.5% निकाल भी दूं तो 7 से 8% मेरी ट्रैफिक ग्रोथ है। और अगर आप अजम्पशन पूछेंगे या हमारा एस्टिमेट बोलेंगे तो हम 5 से 5.5% का ट्रैफिक ग्रोथ नॉर्मली अज्यूम करते हैं। बट अभी जो ट्रैफिक ग्रोथ आ रही है वो 7 से 8% की है, जो कि काफी हायर है हमारे मतलब खुद के एस्टिमेट से, हमें भी पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। ये मतलब आप कह रहे थे, हमारा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन था कि 5% ट्रैफिक ग्रोथ होगी, इस 12% को ब्रेकअप करूं तो 7-8% की एक्चुअली ट्रैफिक ग्रोथ नजर पड़ती है। ये जनवरी में भी इसी तरह से रुझान है क्या? इस ईयर के अब फ्रेश कैलकुलेशंस आप लोग क्या लेके चल रहे हो? और ऐसा होता है कि इसका ब्रेकअप 7-8% का, आई एम श्योर होता होगा, पता नहीं हैंडी है कि नहीं डेटा, इसमें पीवी का, इसमें सीवी का किस तरह से रुझान होता है, ऐसा आइडिया लगता है क्या?
लगता है, मतलब इनफैक्ट हम तो जो रिपोर्ट करते हैं क्वार्टरली नंबर जो हमारे प्रेजेंटेशन में जाता है उसमें कार के नंबर भी रिपोर्ट करते हैं। तो कार अगर आप देखोगे तो 10 से 12% ग्रो हो रही है, मतलब कंसिस्टेंटली पोस्ट कोविड के बाद कार का ट्रैफिक कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। बट कार का कंपोजिशन रेवेन्यू में जो होता है, बिकॉज टैरिफ कार का कम होता है, तो जो कंपोजिशन होता है 15 से 20% के आसपास होता है। तो उसका असर ओवरऑल ग्रोथ में पड़ता ही है। बट अगर आपका कमर्शियल व्हीकल नहीं ग्रो करे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ लोअर डाउन हो जाती है। बट अभी क्या हो रहा है कि कार तो ग्रो हो ही रहा है, साथ साथ में आपका कमर्शियल व्हीकल भी मतलब बढ़ रहा है। अच्छा, सारा जब मैं वो नंबर्स देख रहा था अनिल सर, आपने सारा ब्यूटीफुली सारे टोलवेज का अलग से हाईलाइट कर रखा है। उसमें हमारी दोनों होली ओन सब्सिडीज जो हैं, आईआरबी एमपी एक्सप्रेस वे और आईआरबी अहमदाबाद वडोदरा सुपर एक्सप्रेस टोलवे, 1703 करोड़ रुपए और 841 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए के आसपास ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी मेरे ख्याल से हमारे इनविट्स के पास है। ये दोनों हेवी लिफ्टर्स हैं हमारी होली ओन सब्सिडीज। ये मियाद होती है ना टोल कलेक्शंस की, इनकी मियाद कब लैप्स हो रही है? आई थिंक दो वेटेड एवरेज लाइफ अगर आप पूरे पोर्टफोलियो का अगर आप देखेंगे तो रफली मतलब 20 साल के आसपास है। अरे एक बात बताओ, वो डिजिटल टोल कलेक्शन शुरू करवाए थे आप लोगों ने तो उससे एफिशिएंसी तो बहुत बड़ी होगी, आई एम श्योर। आप वो बार बार कहा जा रहा है पुश टूवर्ड जो जीपीएस बेस्ड टोलिंग की तरफ बढ़ेंगे, हम फास्टैग को भी रिप्लेस कर देंगे। आप हो इस सेक्टर में, इस दिग्गज इस इंडस्ट्री के, कितने प्रिपेयर्ड हैं हम लोग? हमारा बैकएंड कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड है इस ट्रांजिशन के लिए? आई थिंक जब फास्टैग आया था तब भी लोगों के मतलब देखा। इनिशियली मतलब हम्म, लोगों को ये था कि कैसे हम्म, इम्प्लीमेंट होगा, लोग हाँ, होगा या नहीं होगा। तो हमने मतलब शुरुआत की थी, इनिशियली 3-4 साल में हम 1% का फास्टैग रेवेन्यू करते थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको पुश किया कि मतलब अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको मतलब डबल टोल रेट देना पड़ेगा, तो ग्रेजुअली आज 97-98% फास्टैग पेनिट्रेशन हो गया है। तो पेनिट्रेशन का तो इशू है नहीं। तो अगर एमएलएफ पे कन्वर्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता मतलब टेक्नोलॉजी वाइज या मतलब बाकी कोई चैलेंजेस मतलब आने चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में। और आपका इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ द टोल प्लाजा यूजर को भी जो एक्सपीरियंस आएगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें एक ही दिक्कत आएगी कि अगर सपोज मतलब मेरी कार है, मेरे पास आज वैलिड फास्टैग नहीं है, तो टोल प्लाजा पे जाने के बाद वो कार बैरियर गेट ऊपर नहीं होता। तो उस केस में अगर कोई इनवैलिड फास्टैग लेके आता है तो कोई सेंट्रल एजेंसी गवर्नमेंट को सेटअप करनी पड़ेगी, जैसे कि बाहर के देशों में होता है। वो सेंट्रल एजेंसी फिर उनसे डबल या जो भी पेनल्टी होगी वो रिकवर करेगी और कंसेशनर को पे कर देगी। बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। हम आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन वाइज मतलब हमें चैलेंज नहीं लगता। गवर्नमेंट अगर कोई सेंट्रल एजेंसी, जैसे फास्टैग में भी आज एक सीसीएस अपॉइंट किया था, एक सेंट्रल एजेंसी है जो सारे, बिकॉज क्या होता है कि फास्टैग भी पेनिट्रेशन इनिशियली कम हो रहा था बिकॉज हर बैंक अपना खुद का फास्टैग इशू करता था। बट जब बाद में मतलब एक सेंट्रल फास्टैग इशू होना चालू हुआ और वो सब जगह वैलिड होना चालू हुआ तो उसका पेनिट्रेशन बढ़ा। तो इसमें भी अगर कोई गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी अपॉइंट करती है जो मतलब जो डिफॉल्टर्स होंगे उनसे कलेक्ट करने के लिए, तो आई थिंक इसका भी पेनिट्रेशन काफी अच्छा रहेगा और यूजर को काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक बात। वैसे हाँ, हम हर ट्रांजिशन पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, लेकिन बड़ी एफिशिएंटली सिस्टम ट्रांजिशन कर जाता है और इवेंचुअली हम लोग भी बड़े यूज हो जाते हैं और कन्वीनियंट भी लगने लगता है चीज़ें। खैर, अच्छा, अब आते हैं वो जो आपने मेरे ख्याल से कहना चाहिए बड़ा ऑर्डर अपडेट दिया है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट सेलेक्टेड बिडर और लेटर ऑफ अवार्ड मिलता हुआ एनएचएआई से टीओटी प्रोजेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 3100 करोड़ रुपीज। बड़ा ऑर्डर है। इनविट के पास गया तो आईआरबी इंफ्रा शेयर होल्डर्स को उसी अनुपात पे मान के चलूं फायदा हो रहा होगा, ट्रिकल इन कर रहा होगा पैसा। तो आई थिंक अगर देखेंगे तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म कि हमें मतलब लास्ट दोनों टीओटी 17 और टीओटी 18 दोनों प्रोजेक्ट ठीक है। इनविट ने बैक किए हैं, जिसमें आईआरबी का 15% होल्डिंग। दोनों प्रोजेक्ट मिला के देखेंगे तो 14,000 करोड़ का टोटल साइज है। रफली 4,500 करोड़ की इक्विटी रिक्वायर्ड है। जैसे पास्ट में हम बात कर रहे थे कि हमने बीईएसटी स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसमें हम प्रोजेक्ट बिड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेबलाइज के बाद उसको सेल कर देते हैं। तो अभी हमने मतलब रिसेंटली रफली
4,900 करोड़ इक्विटी अनलॉक की थी बाय सेलिंग 3 ऑफ द एसेट। तो ये जो 4,900 करोड़ है उसमें से 4,500 करोड़ की इक्विटी रिक्वायरमेंट मीट आउट होगी। तो हमने जो एसेट ट्रांसफर किए वो 8,500 करोड़ के थे, जो एसेट ऐड किए वो रफली 14,000 करोड़ के हैं। तो जो कंपनी का एक एम था कि 1,40,000 करोड़ का एसेट बेस पहुंचना फ्रॉम 80,000 करोड़ से, तो हम ऑलमोस्ट 95,000, ये दो प्रोजेक्ट बैक करने के साथ ही हम 95,000 करोड़ के एसेट बेस के आसपास पहुंच चुके हैं। कैसे डिसाइड करते हो क्या ये प्राइवेट इन्विट ही अब प्राइमरी व्हीकल होगी कोई भी नए टीओटी कोई भी नए बीओटी प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने के लिए? ये कैसे कॉल लोगे आप कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स किसके लिए बिड करेगा और प्राइवेट इन्विट किसके लिए बिड कर रहा होगा, या फिर यही प्राइमरी व्हीकल बन जाएगी अब? नहीं, मतलब आई थिंक 2000 में जब गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट आया तभी, जीआईसी का है ना? हाँ। हाँ जी, ऐसी का। तो उसमें मतलब तभी हमने क्लियर कर दिया था कि बीओटी एंड टीओटी अपॉर्चुनिटी, बोथ आईआरबी एंड जीआईसी पुट टुगेदर विल एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। तो अगर आईआरबी और जीआईसी, नाउ फेरोवेल ग्रुप भी ज्वाइन हो गया, तो अगर हम जॉइंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं तो प्राइवेट इन्वेट का ही फॉर्म पार्ट होगा। तो प्राइवेट इन्वेट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, और जो भी डेवलपमेंट वाले एसेट आएंगे वो प्राइवेट इन्वेट में आएंगे। पब्लिक इन्वेट यील्ड पेइंग व्हीकल है, तो जो असेट्स मतलब मैच्योर्ड हो जाएंगे वो पब्लिक इन्वेट में सेल हो जाएंगे। जस्ट आपको बताऊं, प्राइवेट इन्वेट हमने फॉर्म किया था 2000 में, 2000 से 2024 तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था और एडिशनल कैपिटल जा रहा था बिकॉज असेट्स अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन थे। तो उसमें क्या था कि मतलब जो लॉन्ग ओनली फंड्स है लाइक जीआईसी या फेरोवियल, वो एडिशनल पैसे डाल सकते हैं, बट जो पब्लिक इन्वेट है जहां के लोग यील्ड सीक करते हैं, तो वहां लोगों को पे आउट अगर नहीं मिलेगा तो दैट विल नॉट बी मतलब वेल अप्रिशिएटेड बाय दोज इन्वेस्टर। तो आई थिंक सबकी जो एपिटाइट है और जो फोकस है वो अलग है। आईआरबी दोनों इन्वेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलॉन्ग विद द अदर इन्वेस्टर। आईआरबी ईपीसी और ओएनएम इन प्रोजेक्ट का करता रहेगा। अगर आज आईआरबी के पास देखेंगे तो 90-95% वैल्यू एसेट बिजनेस से आती है, ईपीसी से 5 से 10% की वैल्यू आती है। ईपीसी साइड पे हमारे पास 60,000 करोड़ की ओएनएम ऑर्डर बुक है जो हमें 20 साल की विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। बढ़िया है अनिल सर, समय की कमी है, नहीं तो मैं उतरना चाहता था डील पाइपलाइन पे, बजट एक्सपेक्टेशंस पे। हालांकि बजट में सब कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, आएगा जो आएगा। तब अनिल सर से रिपैच करेंगे।